हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल किशोर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा टेट, सी टेट, एमपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम्स के लिए। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट और बालकों में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं और बाल विकास की जो डिफिनीशंस होती हैं साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी होती हैं, और हमने डिस्कस किया है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, इस प्रकार आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में। तो दोस्तों, आज हमारी पहली जो अवस्था है वो शैशव अवस्था है। यह अवस्था सामान्यतः 0 से 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है? पूर्व शैशव अवस्था, जो कि होती है 0 से 3 वर्ष की अवस्था। और अगला पार्ट क्या होता है? उत्तर शैशव अवस्था। उत्तर शैशव अवस्था की एज क्या होती है? 3 से 6 वर्ष। इस प्रकार बात करने हैं हम अगली स्टेज की। अगली स्टेज होती है हमारी बाल्यावस्था, जिसकी एज होती है 6 से 12 वर्ष। इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट क्या है? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की एज होती है 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था की एज होती है 9 से 12 वर्ष। अगली अवस्था के बारे में बात करते हैं हम। किशोरावस्था की जो आयु होती है वो 12 से 18 वर्ष होती है। इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहली क्या होती है? पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था की जो आयु होती है 12 से 15 वर्ष होती है, और जो उत्तर किशोरावस्था की आयु होती है वो 15 से 18 वर्ष होती है। तो इस प्रकार जाना हमने बाल विकास की 3 अवस्थाओं के बारे में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की आयु के बारे में, और उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब इस प्रकार हम बात करते हैं शैशवावस्था के बारे में। अब शैशवावस्था के बारे में हम बात करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज और इसके शैक्षिक उद्देश्य, किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, ठीक उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता इस अवस्था की होती है, इस अवस्था के बालकों का जो क्षेत्र होता है वो परिवार होता है, जो कि क्या होता है? सीमित होता है। क्योंकि क्या होता है, परिवार में कुछ सीमित लोग होते हैं, माता पिता, भाई बहन और ईटीसी कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ बच्चा रहता है, इसलिए क्या कहा गया है? क्षेत्र का सीमित कहा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों में शारीरिक और मानसिक विकास की गति जो होती है सबसे तीव्र होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई भी एक्टिविटी करनी हो, कुछ भी सिखाना हो, बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं और बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। इस वजह से उनमें सबसे तीव्र होती है मानसिक और शारीरिक विकास की गति। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड जी का मानना है कि जो कुछ भी बच्चे बनना चाहते हैं वो 4 से 5 ईयर में बन सकते हैं। अगला कथन है, वैलेंटाइन जी के अनुसार इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों में अनुकरण तथा दोहराने की प्रवृत्ति होती है। जैसे घर में कोई भी माता पिता या भाई बहन कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो छोटे बच्चे उनको दोहराने की कोशिश करते हैं, उनको रिपीट करते हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा तो वो भी वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे। अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात वे भौतिक वस्तुओं से जुड़ना और जानना चाहते हैं। वो कोई भी वस्तु देखते हैं वो सोचेंगे ये क्या है, कैसा है, मतलब कई सारे प्रश्न पूछने लगते हैं अपने माता पिता से या किसी से भी। वो हर तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। अगला कथन है, मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड जी के अनुसार इस अवस्था के बालकों में कामुकता की भावना की अधिकता पाई जाती है। कामुकता की भावना की अधिकता का मतलब ये हुआ, जो लड़के होते हैं वो माता के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो पिता के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये किस लिए होता है? क्योंकि जो बच्चों में होता है, मतलब लड़कों में होता है ओडिपस ग्लैंड पाई जाती है, और जो लड़कियों में है ओलेक्ट्रा ग्लैंड पाई जाती है। इस वजह से होता है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों में आत्म प्रेम या स्व प्रेम की भावना पाई जाती है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में नर्सिसिज्म कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आत्म प्रेम और स्व प्रेम की भावना का मतलब क्या है कि मतलब कोई भी चीज़ होगी वो अपने से ज़्यादा किसी को लेने नहीं देंगे। जैसे पापा जी कुछ सामान लाएंगे तो उसको सबसे ज़्यादा उनको चाहिए, पूरा सामान उनको ही चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, मतलब अपने से ज़्यादा किसी की केयर नहीं करते हैं वो लोग। इसलिए इसे आत्म प्रेम और स्व प्रेम की भावना पाई जाती है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों में कल्पना की सजीवता पाई जाती है, क्योंकि वह सभी वस्तुओं को सजीव मानता है। इस अवस्था के जो बालक या बालिकाएं जो होती हैं, जैसे बालिकाएं जो होती हैं वो डॉल के साथ खेला करती हैं, उससे बात करेंगी, सब कुछ करेंगी, तो मतलब वो क्या होता है, जो निर्जीव वस्तुओं को हैं उनको भी सजीव मानेंगे, कल्पना की चीज़ों को भी मतलब सजीवता की दृष्टि से मतलब देखती हैं या मतलब फील करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है, और इस अवस्था का बालक अपने संवेगों का प्रदर्शन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करता है। जैसे बच्चे को अगर क्रोध आएगा तो वो अपने पैर पटकेगा, हाथ पटकेगा,
अगर उसको कुछ दर्द होगा, कोई परेशानी होगी तो अपना रोएगा, चिल्लाएगा, ठीक है, इस प्रकार व्यक्त करता है। इस अवस्था को खेलने की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि वो कोई भी सामान पाता है उसके साथ वो खेलना चाहता है, वो खेलने लगता है, इसलिए इस अवस्था को खेलने की अवस्था भी कहा जाता है। अगली चीज़ हम जानेंगे शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होता है, किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, ठीक है, ये देखते हैं। इस अवस्था के बालकों के लिए उचित पोषण तथा उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को जब उचित पोषण मिलेगा और उपयुक्त वातावरण मिलेगा तो उनका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और बहुत ही अच्छा विकास होगा। इस अवस्था के बालकों का जो शिक्षण कार्य होता है वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखकर प्रदान करना चाहिए। क्यों प्रदान करना चाहिए वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखकर? क्योंकि कोई बच्चा धीमा है, कोई बच्चा बहुत तेज है, कोई बच्चा मीडियम है, वो बहुत मंद है, तो सबको ध्यान में रख के करेंगे ना, तो इसलिए सबको मतलब एक लेवल पे लाया जा सकता है। अगर एक ही बच्चे के अकॉर्डिंग हम अगर सबको पढ़ाएंगे तो सारे बच्चे, जो धीमा है वो और धीमा हो जाएगा, जो तेज है वो और तेज हो जाएगा। इसलिए अगला पॉइंट है शिक्षक एवं छात्र का व्यवहार मित्रवत होना चाहिए। अगर उनका जो व्यवहार है वो मित्रवत नहीं होगा तो जो छात्र है वो शिक्षक से कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाएगा। जब क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा तो वो वीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। जो बच्चा मित्रवत रहेगा वो और तेज हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मतलब इसको शिक्षक और छात्र का व्यवहार जो है मित्रवत होना चाहिए। और इस अवस्था के बालकों के पाठ्यक्रम की भाषा सरल एवं रोचक होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार चित्रों का समायोजन भी होना चाहिए तथा पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्नावली भी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर पाठ्यक्रम में भाषा सरल नहीं होगी तो समझने में उसको कठिनाई होगी, और रोचक नहीं होगी तो पढ़ेगा नहीं मन से। अगर उसमें चित्रों का समायोजन होगा तो उसको इंटरेस्टिंग लगेगा और इंटरेस्ट लेते हुए वो अच्छे से पढ़ेगा। जब अच्छे से पढ़ेगा तो अभ्यास प्रश्नावली भी और अच्छे से तरीके से कर पाएगा। दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालकों का पाठ्यक्रम उनके घर परिवार से जुड़ा होना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछ लेता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार बालकों का पाठ्यक्रम उनके घर परिवार से जुड़ा होना चाहिए। उनका पाठ्यक्रम अगर घर परिवार से जुड़ा रहेगा तो उनको सीखने में और ही ज़्यादा आसानी रहेगी। इस अवस्था के बालकों को सिखाने के लिए खेल विधि, मारिया मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि आदि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार रहा है शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, कैसे प्रदान करनी चाहिए, और शैशवावस्था की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। शैशवावस्था के बारे में डिस्कस किया, बाल्यावस्था के बारे में थोड़ा सा बताया और किशोरावस्था के बारे में थोड़ा बताया। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।